और सबसे पहले बात वैक्सीन की, क्योंकि कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग तेज हो चुकी है। कल कोविड वैक्सीन करीब 55 लाख खुराक इसकी देश के अलग अलग शहरों में भेजी गई। आज भी शहर शहर वैक्सीन पहुंचने का काम जारी है। कल सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को कई शहरों में पहुंचाया गया। आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से दिल्ली पहुंची है। थोड़ी देर बाद वैक्सीन की खेप रांची भी पहुंचने वाली है। जम्मू में वैक्सीन पहुंचने का समय दोपहर 1:30 बजे है। हम आपको वैक्सीन से जुड़ी तमाम अपडेट्स दिखाते रहेंगे। कल तक सीरम इंस्टीट्यूट से 1.1 करोड़ और भारत बायोटेक से 55 लाख वैक्सीन की डोजेज राज्यों तक पहुंचने का टारगेट है। पौलमी साहा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पौलमी, कोविशील्ड का तो हमने सिलसिला देख लिया कि कैसे इस वैक्सीन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कोवैक्सीन का क्या स्ट्रैटेजी है? किस तरीके से इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर की तैयारियां अलग अलग शहरों में की गई हैं? जी नेहा, कोवैक्सीन की जो डिलीवरी है वो आज शुरू हो चुकी है। पहली फ्लाइट जो है वो दिल्ली में लैंड कर चुकी है बस थोड़ी देर पहले। एयर इंडिया की फ्लाइट है जो हैदराबाद से आई है। दूसरी फ्लाइट भी होगी। 2 फ्लाइट्स हैं आज जो दिल्ली आएंगी हैदराबाद से। एक एयर इंडिया की फ्लाइट है और एक विस्तारा की फ्लाइट है जो 10:30 बजे लैंड करेंगी। उसी तरह से जिस तरह से ग्रीन चैनल बनाया गया था वैक्सीन की डिलीवरी के लिए अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट से स्टोरेज यूनिट तक, वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के लिए भी। भारत सरकार ने जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कुछ 55 लाख कोवैक्सीन डोजेस के ऑर्डर दे रखे हैं भारत बायोटेक को, जो कि कुछ ही दिनों में वो कंप्लीट करेंगे। तो जो सरकार ने हमें बताया है कि कुछ करीबन 39 लाख जो इसमें से हैं वो उन्होंने उसके लिए 295 रुपए पर डोज गवर्नमेंट ने पे किया है, पर बाकी जो 16.5 लाख डोजेज हैं वो भारत बायोटेक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट को हम इस अकाउंट में डालें तो जो भारत बायोटेक का कंसाइनमेंट है 55 लाख डोजेज का कोवैक्सीन का, वो सरकार को 206 रुपए पर डोज के हिसाब से मिला है। तो आज जो है भारत बायोटेक की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया पौलमी साहा हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए कि कैसे अब कोवैक्सीन को भी अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं। कल हमने देखा था कि कैसे कोविशील्ड को अलग अलग राज्यों तक ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से पहुंचाया गया। फ्लाइट्स तैयार हैं, ट्रक्स तैयार हैं, इसमें कोल्ड चेन मेंटेन करने की पूरी तैयारी है ताकि वैक्सीन को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की कहां डिलीवरी हुई, वहां आज तक के संवाददाता पहुंचे और कैमरे पे ये पल कैद किया। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की डिलीवरी लेते वक्त राजीव गांधी अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने तालियां बजाई। देखिए वैक्सीन डिलीवरी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कोरोना वायरस के खौफ का सन्नाटा देश ने देखा है। कोरोना महामारी से जूझते देशवासियों को सबने देखा है। लॉकडाउन में कोरोना की दहशत से पलायन करते मजदूरों को देश ने देखा है। अस्पतालों की टेंशन, कोरोना का फैलता संक्रमण, चौपट काम धंधे। जी हां, इन सब के बीच हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन का इंतजार था और अब वो घड़ी आ गई है। जी हां, शहर शहर पहुंच गई है वैक्सीन की पहली खेप। आज हम आपको वैक्सीन पर अपनी एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। जहां जहां वैक्सीन की खेप उतरी वहां उतनी तगड़ी सिक्योरिटी थी। आज तक का कैमरा भी मौजूद रहा। एयरपोर्ट से लेकर स्टोरेज सेंटर तक आज तक ने अपने कैमरे पर कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी करवाई। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वैक्सीन की कितनी डोज अभी तक सप्लाई हुई हैं
और 16 जनवरी को पहले चरण के टीकाकरण के बाद वैक्सीन की कीमत कितनी रहने वाली है। पहले आपको दिखाते हैं कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप निकली है। और ये भी देख लीजिए कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की चेन क्या है। देश भर में 37 प्राइमरी डिपो बने हैं। प्राइमरी स्टोर से वैक्सीन स्टेट डिपो पहुंची। 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। स्टेट डिपो से कोल्ड चेन तक वैक्सीन आएगी। यहां से जिलों के स्टोर भेजी जाएगी और आखिर में सब सेंटर तक जाएगी। वैक्सीन की ये पहली खेप 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए आई है। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में कैसे पहुंची वैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीन की पहली खेप राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंची। यहां अस्पताल की यूटिलिटी बिल्डिंग को खास तौर पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ के बीच कैसे वैक्सीन की डिलीवरी हो रही है। दिल्ली में वैक्सीन पुणे से सीधे एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से राजीव गांधी अस्पताल। वैक्सीन स्टोरेज के लिए यहां करीब 100 डीप फ्रीजर्स का इंतजाम किया गया है। यूटिलिटी बिल्डिंग में करीब 4.5 लाख वैक्सीन के डोज स्टोर किए जा सकते हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्टोरेज फैसिलिटी में वैक्सीन के कुल 22 बॉक्सेस पहुंचे हैं। हर बॉक्स में 1200 वॉयल हैं और हर वॉयल में वैक्सीन की 10 डोज हैं। वैक्सीन की कुल 2,64,000 डोज दिल्ली के लिए पहुंची है। दिल्ली में पहले फेज में 89 वैक्सीनेशन साइट पर 16 जनवरी को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी, जिनमें दिल्ली के 36 सरकारी अस्पताल और 53 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। बात अब किसान आंदोलन की करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर अब भी किसान 49वें दिन डटे हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून लागू करने पर रोक लगाई थी, लेकिन किसान अपना आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं हुए। दिल्ली के गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर उनकी नजर है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रैक्टर रैली को लेकर जरह हुई, क्योंकि ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। लेकिन किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को देश भर से किसान दिल्ली आएंगे। टैंक दिल्ली में कोई ये स्टेट है क्या? दिल्ली है कि इसके चारों तरफ को टैंक लग रहे हैं? टैंक तो जो बॉर्डर का टैंक है वो दिल्ली में चल सके, हमारा ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चल सकता। वो कहते हैं कि आपके बीच में खालिस्तानी है, और वही तो दिखाने जा रहे हैं। उन्हें खालिस्तानी के हाथ में तो झंडा देंगे जो उनसे खालिस्तान नहीं पता है, इसलिए तो जा रहे दिल्ली में। किसानों का कहना है कि देश सबका है और उन्हें भी अपने देश की राजधानी में ट्रैक्टर से आने पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर रैली को लेकर केंद्र सरकार ने दलील दी थी। वकील हरीश साल्वे ने कहा कि 26 जनवरी को कुछ ना हो ये सुनिश्चित होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा वो तो दवे पहले ही कहकर कोर्ट को भरोसा दे चुके हैं कि रैली जुलूस नहीं होगा। साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि सिख फॉर जस्टिस का प्रदर्शन में शामिल होना चिंता की बात है, क्योंकि ये संगठन खालिस्तान की मांग करता है। इसी में अपनी बात जोड़ते हुए अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा हम किसे नोटिस दें, चारों वकील तो पेश नहीं हुए। इस पर सीजीआई ने कहा कि आप पक्षों को दें, सोमवार को सुनवाई करेंगे। कोर्ट में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक के पीछे केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दिया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को जवाब देते हुए कहा प्रतिबंधित संगठन को लेकर आप हलफनामा दायर करें, पूरी जानकारी हमें चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, वो करेंगे, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। किसान आंदोलन में किसी तरह की हिंसा को लेकर केंद्र सरकार अपनी आशंका कोर्ट के सामने जता चुकी है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसानों के सपोर्ट में कई ऐसे संगठनों के वीडियो और झंडे देखे गए जो प्रतिबंधित हैं। अब केंद्र सरकार कोर्ट को किसान आंदोलन के पीछे एक्टिव ऐसे संगठनों के सबूत देगी। जनता में तो ये चर्चाएं आम था कि जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वहां कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हैं जो खालिस्तान की मांग विदेशों में भी करते रहे हैं और यहां उन्हीं लोगों के सहयोग से इन्हें हवा दी जा रही है। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने
ये कहा कि माय लॉर्ड, प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं और जो राष्ट्र विरोधी हैं। कोर्ट ने उनसे साफ कहा कि आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप सबूतों के साथ एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल करें। हलफनामा दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। हो सकता है कि वो हलफनामा खुफिया एजेंसियों की इनपुट के आधार पर खुफिया लिफाफे में, लिफाफा सील बंद, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए और कहा जाए माय लॉर्ड, ये सबूत हैं, ये सुराग हैं, ये जांच रिपोर्ट है, आप देखें और तय कर लें। कैमरामैन सत्यरंजन राउतरे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, आप शुरू से ही किसान आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिस तरह की सुनवाई और जिरह की जा रही है, उस पर किसान क्या कह रहे हैं? क्या वो पूरी तरह से असंतुष्ट हैं या फिर मिलीजुली प्रतिक्रिया है? देखिए, किसानों ने इस बात का स्वागत किया है कि जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण है और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। लेकिन जहां तक दूसरी बात है कि कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी में 4 सदस्यों के जो नाम है, उनका कहना है कमेटी भी ठीक है, कमेटी से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सदस्य उसमें शामिल किए गए हैं उनके नाम पर बड़ा ऐतराज है किसानों को। हम सीधे आपको किसानों के पास भी ले चलेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ये कह दिया हो कि हम अभी कानून को होल्ड पर डालते हैं, अभी मुलतवी करते हैं, लेकिन अभी भी आंदोलन चल रहा है। आप लोगों को ऐतराज क्या है? किस बात पर आप लोग अड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम तो जी अपने इस मांगों के ऊपर अड़े हुए हैं जी। ये उसे दे नहीं रहे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दे दिया, वे उन्हीं के आदमी हैं। मतलब आपको भरोसा नहीं है कमेटी? बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले भी दिए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूरा पढ़ दिया हमारी बातों का। आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक, क्योंकि 26 जनवरी की भी आपकी योजना है, बाकी भी योजना है, तो कैसे चलेगा मामला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब हस्तक्षेप कर रहा है, आप उसको भी नहीं मान रहे हो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सर ये है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 महीने का टाइम दिया है। अब आप हमें बताओ 2 महीने तक हम यहाँ पे क्या करेंगे? फिर तो हमारी राय तो ये है जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, और हम इसके विपक्ष में है, मतलब हम इसके पक्ष में नहीं है। कुमार कुणाल, आपके पास नजर बनाए रखिए, क्योंकि लगातार जो बातें सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि किसान अपने आंदोलन को अभी आगे भी जारी रखने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि किस तरीके से बिहार में एक हाई प्रोफाइल मर्डर से हड़कंप मच गया है। पटना में कल देर शाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुशासन राज में फिर हुआ है खून। बेखौफ अपराधियों ने फिर बरसाई हैं गोलियां। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने सरेआम भून डाला। बिहार की राजधानी पटना में इस बार अपराधियों ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सतर्कता और मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस के भरोसे को भून डाला। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके ही थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपेश की एसयूवी के शीशे पर ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। हालात देख लीजिए, यहाँ पे 7:15 बजे की घटना शाम की, और यहाँ पर जिस तरीके से फायरिंग की गई है, जाहिर सा लग रहा है कि शीशा उनका वो ऊपर होगा क्योंकि ठंड का मौसम है, और फिर शीशे पे फायरिंग की गई है और खून के निशान भी आपको साफ तौर पर जो है आपको गाड़ी पर इस वक्त दिख सकता है। और नीचे भी देखिए शीशे के यहाँ पे चकनाचूर हो गया है। और इस घटना के बाद आनन फानन में फिर
पुलिस मौके पे पहुंची है, जानकारी मिली है, उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ से पास में ही है, वहाँ ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने रुपेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां बरसाईं, जो उनके सीने में और हाथ पर लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। उस व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश होना ये समझ के पर है। इतना सोवर व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है कुछ। ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने इसका रिपोर्ट आना चाहिए। अनुसंधान आप लोग चाहते हैं कि सही तरीके? बिल्कुल अनुसंधान चाहते हैं, जांच चाहते हैं और तत्काल इस्तीफा चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये ब्रिजवासी हत्याकांड से कम हत्या नहीं है, इस पे अविलंब मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। इतनी बड़ी वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं सभी तरह की। गोली लगी कुछ पता चला है? नहीं, अभी तो है कि हमको लगता है कि एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल, पोस्टमार्टम में पता चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा गोली तो लग रही है। देख के बॉडी को देख के जो लगता है। अच्छा, उस समय गाड़ी में थे ही या? गाड़ी में थे। जैसा कि जो लोगों ने उनको फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया है, अपार्टमेंट के लोगों ने गाड़ी से ही निकाल के ले गए। सीट बेल्ट लगा हुआ था। इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश की सरेआम हत्या ने पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हाई प्रोफाइल मर्डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हुआ। फिर भी अपराधियों ने गोलियां बरसाई और मनचाहे तरीके से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। सवाल है कि इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? अहम सुरक्षा वाले इलाके में हत्या के बाद अपराधी कैसे भाग निकले? सवाल ये भी है कि रुपेश की हत्या किसने की? रुपेश के मर्डर की साजिश किसने रची? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पटना पुलिस अब लकीर पीट रही है। इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने एसटीआई गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर ने अंजाम दिया होगा और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे। इस बात की भी आशंका है कि पटना एयरपोर्ट से घर के लिए निकलते वक्त किसी ने अपराधियों को रुपेश के रवाना होने की खबर अपराधियों को दी होगी और घर पहुंचने पर सोसाइटी के बाहर ये हत्या कर दी गई। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने मर्डर को अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पे आना ही पड़ेगा। मैं इस पर गहरा संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं। अपराधियों को भी कठोर से कठोर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं ऐसा बिहार सरकार के डीजीपी से, बिहार सरकार के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि तुरंत अपराधियों को आप गिरफ्तार करें। उत्कर्ष सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मृतक के घर के बाहर से जुड़े हैं। उत्कर्ष, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? आपसी रंजिश का मामला है या फिर कुछ और बात है इस पूरे मामले में? नेहा, देखिए, परिवार वालों से बात नहीं हो पाई है क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि रात में ही देर रात उन्हें वो डेड बॉडी लेकर, पोस्टमार्टम हो चुका था तो डेड बॉडी लेकर अपने गांव जो कि छपरा जिले में पड़ता है वहां चले जा चुके हैं। जब परिवार से बात होगी तो ये बात सामने आएगी कि क्या पहले से कोई रंजिश चल रही थी या ये एक ब्लाइंड मर्डर है। लेकिन जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि घर के बाहर जो गाड़ी के जो शीशे हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। हैरानी हो रही है कि जिस घर के बाहर ये हत्या हुई है, ये गली बंद है आगे,
यानी कि हत्यारे इसी गली से वापस भागकर भी गए हैं। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये आखिरी अपार्टमेंट है इस गली का। गाड़ी अपार्टमेंट के ठीक बाहर लगती है। जब रुपेश एयरपोर्ट से आते हैं, गाड़ी उनकी लगती है, वो अंदर जाने के लिए हॉर्न बजाते हैं, गार्ड मौजूद नहीं होते हैं और इसी दौरान पहले से इंतजार कर रहे जो हत्यारे थे उन्होंने गोलीबारी कर दी। ये वो अपार्टमेंट है जिसकी तीसरी मंजिल पर रुपेश कुमार रहा करते थे। 2 दिन पहले यानी कि रविवार को वो गोवा से छुट्टियां मनाकर लौटे थे और कल भी वो एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे और काम करने के बाद वो 7:15 के करीब घर आए। 2 दिनों पहले ही गोवा से आने के बाद जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, कई सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोग हैं जो इस अपार्टमेंट में रहते हैं, अंदाजा लगा कि क्या कुछ हुआ कल? हम लोग के लिए बहुत सदमे वाली बात है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है हम लोग के लिए। जब गोलियां चली तो हम लोगों को लगा कि जैसे पटाखे बच्चे लोग कभी कभी छोड़ देते हैं, तो बस वैसा ही लगा। किसी को ये समझ भी नहीं आया कि गोलियां चल रही है। लेकिन जब नीचे मतलब आम दिनों की तरह हम शाम में निकलते हैं तो जैसे नीचे आए तो पता रोने का आवाज आया तो फिर पता चला किसी से कोई रंजिश थी, कोई लड़ाई, किसी तरीके की अदावत रुपेश की? रुपेश जी बहुत जेंटलमैन थे, बहुत जॉली मूड के थे और कभी फ्लैट में आज तक कभी किसी से झड़प नहीं हुई, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। बड़े हंसमुख थे और कभी अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनकी किसी से ऐसी रंजिश या दुश्मनी वाली बात हो। बस हम लोग की यही दरख्वास्त है कि सरकार इसमें उचित कार्यवाही करे और जल्द से जल्द अपराधी पकड़ाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी 1.25 साल बाकी है, लेकिन चुनावी सरगर्मी अब से तेज है। कल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी से जौनपुर होते हुए आजमगढ़ पहुंचे। ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, दावा किया कि बीजेपी को सिर्फ उनका गठबंधन ही कड़ी चुनौती दे सकता है। सियासी जंग तो पश्चिम बंगाल में छिड़ी है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के सियासी सेंसेक्स में अचानक उछाल आ गया। जी हां, बिहार के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अब यूपी की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री ली है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के चुनावी क्षेत्र बनारस से लेकर अखिलेश यादव के अभेद्य दुर्ग आजमगढ़ तक हलचल मचा दी। ऐलान कर दिया कि यूपी के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे मोर्चे के कैंडिडेट्स कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमको वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी है भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए अभी से ही सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ यूपी में एंट्री ले रहे हैं, बल्कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 पार्टियों का एक गठबंधन भी बना लिया है। इस गठबंधन का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इस मोर्चे में AIMIM के अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी शामिल है। बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। इसके अलावा चंद्रशेखर की आजाद पार्टी भी इस मोर्चे का हिस्सा बन चुकी है। इस गठबंधन में कुल 9 दल एक साथ आ रहे हैं। जो आजादी के 74 साल में जो पिछड़े गए लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको हम लोग अधिकार दिलाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, जिसमें 9 दल के लोग हैं। भाई आपके सामने बैठे हैं। ये हम लोग 9 लोग मिलकर के एक मोर्चा बना करके हम लोग उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाकर हम लोग स्नातकोत्तर तक निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा लागू करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके मोर्चे ने सारे विकल्प खोल रखे हैं। समाजवादी पार्टी हो या BSP, वो सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जनाब राजभर साहब ने खुलकर ये बात लखनऊ में हमारी मौजूदगी में कही कि हम सबके साथ बात करने को तैयार हैं। भाई जिसको जरूरत है आ जाए, वो हम तो तैयार हैं। राजभर साहब हमारे संकल्प मोर्चा के लीडर हैं, कन्वीनर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं।
उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात को। असदुद्दीन ओवैसी सुबह वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद मौजूद थे। ओवैसी के साथ से गदगद ओम प्रकाश राजभर को यकीन है कि उनका मोर्चा यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगा। 100% हम सफल हैं। जो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में लोडर चिल्ला रहे हैं। जो लोडरों का काम है सिर्फ समाज का वोट दिलाना, और जब समाज के अधिकार की बात आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात आती है, तो लोडर नहीं बोलते। अब यहाँ भागीदारी संकल्प मोर्चा में लीडर इकट्ठा हो रहे हैं जो समाज के अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। ये लोग जो लोडर हैं वो छटपटा रहे हैं। आप देखिएगा, लोडरों को दिखाकर लोगों ने वोट लिया है। अब यहाँ उनका लीडर खड़ा हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग लीडर के साथ खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के इस गठबंधन का निशाना मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जुगाड़ में हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोट हैं, जिन पर ओवैसी की नजर है। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 135 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM 2017 में भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। तब पार्टी ने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। हालांकि उनके किसी भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली थी। 2017 में ओवैसी ने तो बस यूपी के सियासी पानी की गहराई नापी थी। उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार ओवैसी गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोंकने की तैयारी में हैं। 2022 के असेंबली के चुनाव में जनाब राजभर साहब के साथ हम लोग बैठकर, जितने उसमें दल है सब बैठकर बात करेंगे। बात करके एक यूनानिमस फैसला करके इलेक्शन लड़ेंगे। साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जो मोर्चा है उसकी भूमिका प्रबल होगी। यही कारण है कि बाकी दलों के साथ में ये गठबंधन वो काम करेगा जो मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं कर पाए हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। देश भर में कोविड वैक्सीन की खेप पहुंचाने का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले वैक्सीन की खेप रांची पहुंची। देखिए आज तक संवाददाता सत्यजीत की ये रिपोर्ट। रांची एयरपोर्ट का ये नजारा है। ये वैक्सीन का पहला लॉट यहाँ पहुंचा है स्पाइस जेट विमान से, जिसे कूलिंग वैन से निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से 16,200 वाइल जो है वो फर्स्ट कंटिजेंट में, फर्स्ट लॉट में आया है, और उसको जो है सीधे स्टेट वैक्सीन सेंटर पहुंचाया जाएगा यहाँ से, और वहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे रखा जाएगा। और एक जो है सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल खास यहाँ नहीं दिखा है। एयरपोर्ट में जो कार्गो का सेक्शन था वहाँ से जो है कंटिंजमेंट आया, फर्स्ट लॉट आया, और उसको फिर जो है स्टेट वैक्सीन सेंटर भेजा गया है। ऑलरेडी वहाँ पे अलग अलग जो डिविजन्स हैं वहाँ से गाड़ी को सम्मन किया गया था। देवघर प्रमंडल हुआ, पलामू प्रमंडल हुआ, कोल्हान प्रमंडल, कि वो गाड़ियाँ यहाँ आ जाए